हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860। ये हमारा लेक्चर है, 15वां लेक्चर है। अभी तक हमने 14 लेक्चर कर चुके हैं हम लोग। आज करेंगे धारा 34, ठीक है, सेक्शन 34। सेक्शन 34 से पहले हम कर चुके हैं अभी तक 14 लेक्चर में। अगर आपने 14 लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप 14 लेक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में दोस्तों समझाया गया है, ठीक है। अब मगर ये है कि कुछ चीज़ें जो है स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिखाया गया है, तो आप प्लीज़ अपना नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेके बैठें और देखें वीडियो को। बीच बीच में रोक कर लिखते चलें, जिससे कि आपको हर एक चीज़ स्पष्ट होती जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं धारा 34। ठीक है दोस्तों, धारा 34 क्या चीज़ की बात करती है? धारा 34 से 38 तक संयुक्त दायित्व की बात की गई है। क्या बात की गई दोस्तों? धारा 34 से लेकर 38 तक संयुक्त दायित्व की बात की गई है, ज्वाइंट लायबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। सेक्शन 34 से लेकर 38 तक ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बात की गई है। जैसे देखिए, संयुक्त दायित्व धारा 34 से 38 तक बात की गई है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपराध में, ठीक है, कोई व्यक्ति अपराध में किस प्रकार भागीदार हो सकता है, इसके बारे में बताया गया है। प्रत्यक्ष रूप से हत्या की हो, पहला तो ऐसे भागीदार होगा कि उसने प्रत्यक्ष रूप से हत्या की हो, ठीक है। दूसरा, हत्या करने वाले के साथी हो, मानो जिसने हत्या किया उसके साथी हो। या तीसरा, दुष्प्रेरण या साजिश द्वारा किया गया हो, इसने भड़काया हो, ठीक है, तो इस ऐसे भी अपराध में भागी हो गया है। चौथा, अपराधी को शरण देने के लिए काम किया गया, कार्य किया हो, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हो गया, ये भी अपराधी हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपराध कार्य जो है, अब मानो आपराधिक कार्य इसने किया, कई व्यक्तियों द्वारा किया, ठीक है, सभी के सामान्य आशय के अग्रसर करने में, ठीक है, इन्होंने किया, ठीक है। ये जो आपने देखा है सामान्य आशय, ये 1870 में संशोधन से यह लाइन जोड़ी गई थी, ठीक है। और ये कौन से केस में जोड़ी गई थी? सामान्य आशय वाली जो बात आई, ये जोड़ी गई थी दोस्तों, गणेश राजा एक केस आया था, उस केस में ये 1870 में संशोधन हुआ और ये लाइन जोड़ी गई, ठीक है। कौन सी लाइन? सामान्य आशय, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार उत्तरदायित्व होता है जैसे उसने अकेले किया हो। ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया, इसमें से अगर वो एक भी किया है तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि वो अकेले किया है, ठीक है। चाहे समूह के व्यक्ति ने कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न किया हो, अगर अन्य कोई व्यक्ति, अपराधी कोई भी सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया हो, तो ऐसा माना जाएगा सभी दोषी हैं, ठीक है। क्या माना जाएगा? कि सभी दोषी है। अगर 5 आदमी मिलके और एक मतलब प्रोग्राम बनाता है कि आज डकैती डालनी है, और 4 नहीं जाता, एक पांचों जाता है, मगर एक क्या करता है? गोली चला देता है, जिससे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये नहीं कि एक ही फंसेगा, वो जो 4 साथ में थे उन चारों को भी क्या होगा? उन चारों को भी हत्या का दोषी माना जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त आशय से किए थे, सब सोच के गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जहां कोई अपराध कई व्यक्ति, मतलब एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर किया जाता है, वहां सभी व्यक्ति संयुक्त दायित्व के अधीन होते हैं। क्लियर? देखिए, सामान्य आशय ये कब जोड़ा गया? मैंने बताया आपको 1870 में संशोधन किया गया गणेश राजा केस में, ठीक है। कॉमन इंटेंशन, इसे क्या कहा गया? कॉमन इंटेंशन, ठीक है दोस्तों, कॉमन इंटेंशन। एग्जाम्पल देखिए कॉमन इंटेंशन का। ए और बी के बीच झगड़ा हुआ, तो इन दोनों ने क्या किया? पंचायत बुलाई और फैसला करने के लिए, क्या करने के लिए? फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई। इसमें से ए के भी व्यक्ति थे और बी के भी व्यक्ति थे। अब यहाँ जो सब लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, सबका सामान्य आशय क्या है दोस्तों? जो पंचायत में लोग जो जमा हुए हैं, उनका आशय क्या है? झगड़े को खत्म करना, है ना। तो इसे हम कहेंगे कॉमन इंटेंशन,
ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 लोग मिलकर डकैती डालने गए। क्या करते हैं? डकैती डालने जाते हैं। ये क्या है? सामान्य आश्चर्य। अब मानिए संपत्ति को जोर जबरदस्ती से लेना, हासिल करना, लूटना और हथियार के साथ लूटने गया है। अगर कोई, ठीक है, हमें लूटने नहीं दिया, ठीक है, तो उसको मृत्यु भी कर देगा। क्या करेगा? अगर आपने वो 5 व्यक्ति लूटने आया, अगर आप उसको लूटने नहीं देते हो घर की सामान, तो क्या करेगा? आपको मृत्यु भी कर देगा। मतलब शारीरिक क्षति, चोट, मृत्यु। अब जिस घर में वो डकैती करने गया उस घर के मालिक को मर्डर कर दिया, तो 5 में से एक व्यक्ति ने, तो अब मर्डर का आरोप कौन होगा? अब देखो 5 व्यक्ति था, मगर मर्डर किसने किया दोस्तों? एक व्यक्ति ने मर्डर किया, मगर यहाँ आरोपी कौन होगा दोस्तों? चारों को 5 को माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि दोषी एक होगा, दोषी 5 होगा। क्लियर? तो पहले सब मिलकर डकैती डालने गए और रुकावट करने पर उन्होंने क्या किया दोस्तों? मर्डर कर दिया मालिक की। ठीक है, तो दोषी इसमें कितने होंगे? 5 होंगे। समझ में आया केस? मैंने ये कहा आपको दोस्तों कि 5 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि डकैती डालना है। एक व्यक्ति के घर में डकैती डालने जाते हैं, उसका मालिक उसको डकैती डालने नहीं देता है, तो क्या करता है? वो उस मालिक को एक व्यक्ति, 5 में से एक व्यक्ति शूट कर देता है। तो क्या हत्या का आरोपी एक ही व्यक्ति होगा या 5 होगा? तो दोस्तों ये इसी को ही कहते हैं सामान्य आश्चर्य, कॉमन इंटेंशन। अगर एक व्यक्ति ने गोली चलाई तो ये 5 साथ थे, इसका मतलब 5 के ऊपर हत्या का दोषी माना जाएगा, 5 को समान पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, अभी तक यहाँ मैंने समझा दिया आपको कि ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होती है, मतलब संयुक्त दायित्व क्या होता है, और सामान्य आश्चर्य क्या होता है। समझ गए? अब देखते हैं धारा 34 से स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने आपको समझाना। धारा 34 जो है सेक्शन 34, ये बात करता है सामान्य आश्चर्य की। क्या चीज की? सामान्य आश्चर्य की। ये कहता है जब कोई अपराधी कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सामान्य आश्चर्य को आगे बढ़ाने में किया जाता हो, तब उनमें से हर व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कार्य उसने अकेले किया हो। ठीक है, सामान्य आश्चर्य समझ गए कि भाई 5 आदमी मिलके आप जा रहे हो डकैती डालने, अगर एक ने गोली चलाई तो आप 5 को ये माना जाएगा कि अब 5 ने मर्डर की, क्योंकि सब तो सोच के गए थे ना डकैती डालने कि भाई आपने ये भी सोचा था कि अगर कोई आएगा तो उसको गोली मार देंगे, वरना बंदूक क्यों ले गए। ठीक है, तब 5 को सजा मिलेगी। अब देखते हैं संयुक्त दायित्व। जब कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं, आरोपी भाग जाता है, फिर भी क्या होगा? फिर भी सब पकड़े जाएंगे। अगर क्या है, आप भाग गए और एक पकड़ा गया, मगर एक जब नाम बताएगा तो आप सबको क्या करा जाएगा? सबको समान पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर? केवल साक्ष्य सबूत के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई भी अपराध का गठन नहीं होता, यह तो सिर्फ कानून का नियम है। कौन सा? संयुक्त दायित्व जो होती है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त दायित्व क्या होती है? सिर्फ सबूत के लिए किया जाता है, इसमें कोई भी अपराध का गठन नहीं होता, यह तो सिर्फ कानून का नियम है। ठीक है, अब इसमें केस देखते हैं दोस्तों। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर 1924 का केस है। संकरी टोला या पोस्ट मास्टर केस भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये केस आप देखोगे तो आपको बिल्कुल धारा 34 क्लियर हो जाएगा। ये कहता है इस केस में क्या हुआ, वीरेंद्र नाथ घोष बनाम इम्परर में एक पोस्ट मास्टर था। पोस्ट मास्टर समझते हो ना? एक पोस्ट मास्टर था, जिसे डाकिया भी कहते हैं लोग, जो अपने क्या कर रहा था? कमरे में बैठकर पैसों की गिनती कर रहा था। वह सरकारी पैसे था। अब अचानक से कुछ लोग आते हैं, धमकी देते हैं, मगर वह विरोध करता है, उसका पैसे नहीं देता उसको, तो वह हत्या कर देता है। अब पोस्ट मास्टर मर जाता है। क्या करता है दोस्तों? पोस्ट मास्टर मर जाता है। अब जो वह लोग डरकर बिना पैसे लिए भाग जाते हैं। गोली मारी, वो व्यक्ति मर गया, तो ये पैसे भी नहीं लेते, डर के मारे और भाग जाते हैं। तब पोस्ट मास्टर का एक सहयोगी था जो उसी मतलब कमरे में बैठा था, बगल वाले कमरे में। वो क्या करता है? उसका पीछा करता है, जो मार के भागा था, पीछा करता है और एक व्यक्ति वीरेंद्र कुमार घोष को पकड़ लेता है। ठीक है, इसके पास से एक बंदूक भी बरामद होता है
और बाकी इसके साथी जो थे वो भाग जाते हैं। अब यह मामला कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में किस धारा के अकॉर्डिंग जाता है दोस्तों? सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, 34 के और धारा 302 के तहत, क्योंकि एक तो हत्या हो गई और एक क्या हुआ, सब मिलके काम किए है, तो धारा 34 लगा दिया और 302 लगा दिया। अब वीरेंद्र कुमार घोष को भी दोषी ठहराया जाता है मर्डर का। तब वीरेंद्र कुमार घोष कहता है कि मैंने तो मर्डर नहीं किया है, मैं तो सिर्फ दरवाजे पर खड़ा था और कौन जा रहा है इसकी सूचना देने के लिए। ठीक है, अगर पुलिस आएगी तो मैं यह बता दूंगा कि भागो भाई भागो, पुलिस आ गया है, मैं तो बस इसलिए खड़ा था। कौन बोलता है? वीरेंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये कहता है। अब सरकारी वकील जो थे, लॉयर थे, उन्होंने बोला कि आईपीसी की धारा 34 और धारा 302 302 हत्या की दोषी को सजा, ठीक है, मिलनी चाहिए। ठीक है, बचाव पक्ष क्या कहता है कि यह तो हत्या नहीं किया है। ठीक है, बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं वो क्या कहते हैं कि इसने तो हत्या किया ही नहीं, ये तो सिर्फ गेट पे खड़ा था। ठीक है, इसे डकैती की दोषी मान सकते हैं मगर हत्या की दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि इसने तो हत्या किया ही नहीं। अब देखो दोस्तों क्या होता है इसमें। अब कोर्ट आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट उसके आया। उसके बाद क्या हुआ कि ये इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल के पास भेज दिया गया। पहले ये केस कहाँ चला? कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये दोनों का पक्ष सुना, फिर यहाँ से कुछ निर्णय नहीं आया तो इसे कहाँ भेज दिया गया दोस्तों? प्रीवी काउंसिल। ठीक है, प्रीवी काउंसिल में भेज दिया गया। जज साहब का निर्णय क्या आया देखिए दोस्तों। इन्होंने कहा कि धारा 34 क्या कह रहा है, इसको देखिए पहले। तो देखा गया कि धारा 34 कह रहा है आपराधिक कार्य हत्या किया गया कई व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, सभी के बीच सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, तो सभी संयुक्त दायित्व के अधीन है। धारा 34 ये कहता है। ठीक है, और सभी को हत्या और डकैती का दोषी माना गया। वीरेंद्र कुमार घोष को भी हत्या का दोषी ठहराया गया। समझ गए? इसमें क्या हुआ? अरे आप गेट पे खड़े थे मगर गए थे तो लूटने ही, डकैती तो डालने गए थे। अब आपके किसी व्यक्ति ने मार दिया गोली तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं मारा है, आप भी उसके साथ थे। ये कॉमन इंटेंशन पे काम किया जा रहा था, सामान्य आशय सबका एक था। तो वीरेंद्र कुमार घोष को भी क्या होता है? दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों दूसरा केस का नाम है महबूब शाह बनाम इम्परर। यह भी 1945 का केस है। इस केस को सिंधु नदी वाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंधु नदी वाद भी कहते हैं। ठीक है, यह केस में क्या कहा गया कि मृतक व्यक्ति और हबीबुल्ला शाह, ठीक है, मृतक व्यक्ति और हबीबुल्ला शाह यह दोनों मिलकर आरोपी के खेत से, ठीक है, आरोपी की संपत्ति ले रहे थे। ठीक है, उसके खेत में वनस्पति ले रहे थे। आरोपी के परिवार का एक व्यक्ति कौन था? गुलाम शाह था। वह रोकता है और नाव को पकड़ लेता है, जिससे क्या होता है? वनस्पति क्या करते हैं? लेकर जा रहे थे। अब दोस्तों देखिए इसमें हुआ क्या, मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं। यहाँ पे एक व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका क्या होता है कि वो दो व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ सिंधु नदी के घाटी के पास कुछ चीज़ें होती है, रोपी वनस्पति होती है, उसको क्या कहता है, एक तो जो मर गया था व्यक्ति वो था और एक हबीबुल्ला था। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? खेत में से कुछ सामान को ले जा रहे थे। तभी क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसका खेत होता है, उसके परिवार का एक व्यक्ति क्या करता है, गुलाम शाह उसका नाम होता है, वो देखता है कि भाई हमारी वनस्पति चोरी कर रहे हैं, तो ये जाकर नाव को पकड़ लेता है। ठीक है, जिस नाव में वनस्पति लेकर जा रहे थे। तभी क्या होता है कि हबीबुल्ला शाह गुलाम शाह पर हमला कर देता है। ठीक है, गुलाम शाह चिल्लाता है बचाने के लिए, तभी जिसकी खेत की वनस्पति लेकर भाग रहे थे वह और उसका दोस्त आ जाता है। ठीक है, आ गया क्योंकि ये चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने हमला कर दिया इसके ऊपर। तो इसी के जिस व्यक्ति ने पकड़ा था नाव को, उसके दो व्यक्ति क्या कर रहे थे? सुना आवाज को और आ गए। रिश्तेदार बली शाह और महमूद शाह यह पास में ही शिकार कर रहे थे और यह बंदूक लेकर आ जाते हैं बचाने। अरे आवाज सुनते हैं किसकी?
गुलाम शाह की, तो आ जाते हैं। जब यह दोनों बचाने आए तो इनका सामान्य आशय सिर्फ क्या था दोस्तों? बचाने का, मारने का नहीं था। ठीक है। अब कोर्ट ने कहा गुलाम शाह को बचाने के लिए बली शाह ने मृतक पर गोली चलाई और महबूब शाह ने हबीबुल्ला शाह पर गोली चलाई। ठीक है। तो हबीबुल्ला तो घायल हुआ, मगर जो कौन था, जो गुलाम शाह के पे जो गोली चलाई थी, जो बली शाह थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गोली चलाई जिसकी मृत्यु हो गया। तो अब यह महबूब शाह को भी मर्डर का दोषी माना जाए, क्योंकि दोनों का सामान्य आशय मारना था। अब ये केस कहाँ गया? प्रीवी काउंसिल में। उस समय क्या हुआ दोस्तों? सबसे बड़ी केस कोर्ट था प्रीवी काउंसिल। तो मर्डर का आरोपी बली शाह था। ठीक है। अब क्या हुआ? महबूब शाह को बरी कर दिया गया दोषी से। महबूब शाह को सिर्फ मारने का प्रयत्न का दोषी माना गया और मर्डर से बरी कर दिया गया। मर्डर का दोषी सिर्फ किसको माना गया? बली शाह को, जिनकी गोली चलाने से मृत्यु हो गई व्यक्ति की। ठीक है। अब इसमें देखिए सामान्य आशय क्या था? दिमागों का पूर्व मिलन था। ठीक है। तुरंत भी हो सकता है और सामान्य आशय अपराध से पहले भी हो जाती है। ठीक है। दिमाग का पूर्व मिलन कभी भी हो सकता है दोस्तों सामान्य आशय में, परंतु ठीक है, तुरंत भी हो सकता है और सामान्य आशय अपराध से पहले होनी चाहिए। क्लियर? तो अपराध से पहले क्या था? सामान्य आशय इनका मारना थोड़ी ना था, बचाना था। मगर जिन्होंने गोली चलाई उनके गोली से वो बच गया, तो उन्हें प्रयत्न की दोषी मारा गया। और जिनकी गोली से मर गया उन्हें क्या किया गया दोस्तों? उन्हें छोड़ दिया गया, मतलब दंड दिया गया। अब देखिए धारा 34 में सामान्य आशय में कुछ बातें और बताई गई, जैसे आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किए जाना होना चाहिए, सभी के सामान्य आशय को अग्रसर ठीक है करने के लिए होना चाहिए। यह लाइन 1870 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस केस में? गणेश वशिष्ठ राजा वाले केस में। ठीक है। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकार उत्तरदायित्व होता है इसमें जैसे उसने अकेले कार्य किया है। ठीक है। आगे इसमें बताया गया कि चाहे समूह के व्यक्ति ने कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न किया हो, अगर अन्य कोई बड़ा अपराधी कार्य सभी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, तो तुच्छ कार्य करने वाला व्यक्ति भी बड़े अपराधी का दोषी होता है। किसमें? सामान्य आशय में। कल्पित दंगे जैसे जिस परिणाम के उपदेश की थी, ठीक है, उपेक्षा किया था, वह उसके कल्पित ढंग से न होकर किसी अन्य प्रकार से होता है, तो उसे भी सेम अपराधी माना जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें बताया गया साक्ष्य का नियम क्या होगा दोस्तों, रूल ऑफ लॉ क्या होगा। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब संयुक्त उत्तरदायित्व होगा, अभियोजन पक्ष पर साबित करने का भार होगा। ये धारा 34 जिसके ऊपर लगेगा दोस्तों, उसमें रूल ऑफ लॉ क्या होगा कि धारा 34 जिसके ऊपर लगेगा उस व्यक्ति का संयुक्त दायित्व होगा क्या, कि अभियोजन पक्ष जो है उसको साबित करने का भार है कि भाई आप उस वाले मामले में नहीं थे। ठीक है। अपराध के पूर्व मानसिकता के मिलकर विचार का पूर्व मिलना सामान्य आशय या आम राय होगा। ठीक है। अलग अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सामान्य आशय विचारों का पूर्व मिलन कब विकसित हो सकता है, इसके बारे में बताया गया। ठीक है। पूर्व नियोजन, पूर्व निर्धारण, ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अपराध करते समय हो सकता है, ये तत्काल भी हो सकता है, अपराध करने से कुछ मिनट पहले भी ये सामान्य आशय हो सकता है। ठीक है। इसमें कुछ मुख्य केस था। रेग बनाम क्रूज 1838 का केस है दोस्तों। सर्वप्रथम संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की विवेचना की गई इस केस में। दूसरा केस आया गणेश सिंह बनाम राजा राम 1859 का केस है दोस्तों। सभी के सामान्य आशय को अग्रसर शब्द 1870 में जोड़ा गया इस केस के बाद आईपीसी में संशोधन करके। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा केस आया दोस्तों महबूब शाह इम्परर राजा वाला केस है दोस्तों। इम्परर का मतलब कौन होता है दोस्तों? राजा। तो महबूब शाह बनाम इम्परर हो या राजा हो, यही है। ठीक है। ये 1945 का केस है दोस्तों, क्योंकि 1945 से पहले किसका राज था दोस्तों? राजा रानी का था, वो इम्परर उनको बोला जाता था। ठीक है। तो सिंधु नदी वाद भी कहते हैं इसे, महबूब शाह वाला केस। ये प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था कि ये जो माधवन नायक ने जजमेंट पढ़ा था, ये किसने, ये प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था और ये जजमेंट को पढ़ा कौन था? जे माधव नायर ने जजमेंट को
पढ़ा था और सामान्य आस्य व सामान्य आस्य में अंतर को बताया था। इन दोनों के बीच थोड़ा सा होता है, सामान्य आस्य और सामान्य, ठीक है, समान आस्य में अंतर को बताया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में चौथा केस आया, वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर 1924। लॉर्ड समर ने इस जजमेंट को पढ़ा था, जो लोग खड़े रहते या तुच्छ इंतजार करते भी रहते हैं वह भी दोषी माने जाते हैं। धारा 34 के अंतर्गत उत्तरदायित्व माने जाते हैं। अगर कोई कोई मर्डर करने गया है, आप उसके साथ जाते हैं, कुछ सामान दे देते हैं उसको, या वहाँ पे खड़ा भी रहते हैं, सहयोगी भी करते हैं, तो आपके ऊपर भी धारा 34 लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगला पांचवा केस है वो दोस्तों जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज 1960। इसमें भी कहा गया कि धारा 34 के लिए सामान्य आस्य दर्शाने के लिए अभियुक्त की भौतिक शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर आप वहाँ नहीं भी हैं मगर उसमें आप शामिल थे जब बात हो रही थी, तो आपको भी धारा 34 लगाया जाएगा। अगला छठा केस आया दोस्तों इसी में, नूर मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र राज 1970। इसमें भी कहा गया कि सामान्य आस्य व आपराधिक षड्यंत्र में अंतर को स्पष्ट किया गया है इसी केस में दोस्तों। अगला सातवां केस आया, वसुदेव बनाम केरल राज 1994। इसमें भी सामान्य आस्य अपराध कारित करते समय भी विकसित हो सकता है। किसमें कहा गया कि अपराध कारित करते समय भी विकसित हो सकता है? क्या? सामान्य आस्य। सामान्य आस्य कब विकसित हो सकता है? अपराध आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसी समय आपका मन बदल गया, आप चोरी करने गए मगर आपका मन बदल गया, आपने क्या किया? गोली मार दी, तो सब फंसोगे। ठीक है दोस्तों, ये किसमें कहा गया? वसुदेव बनाम केरल राज्य में। आठवां केस आया दोस्तों ननकचंद बनाम पंजाब राज्य 1955। इसमें भी कहा गया सामान्य आस्य व सामान्य उद्देश्य में धारा 34 और धारा 149 को स्पष्ट किया गया इसमें। ठीक है, क्या किया गया? धारा 34 किसके बारे में बात करता है? सामान्य आस्य के बारे में। और सामान्य उद्देश्य के बारे में कौन बात करता है? धारा 149। इन दोनों के बारे में स्पष्ट इस केस में किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो सामान्य आस्य है ये बहुत बड़ा दोस्तों, इस पे बहुत सारे जजमेंट आए हैं। इसको समझने के लिए सारे आपको एक केस को देखना पड़ेगा दोस्तों। नौवां केस आया ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1955। इसमें बताया गया सामान्य आस्य से संबंधित केस। ठीक है, ये भी है सामान्य आस्य से संबंधित केस। कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी, इसमें भी यही बताया गया कि सामान्य आस्य तत्काल उस मौके पे तुरंत जहाँ पे आप हैं वहाँ भी उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद 11वां केस आया शिवराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1972। इसमें भी सामान्य आस्य के बारे में बताया गया। 12वां केस आया दोस्तों दुखमोचन पांडे बनाम बिहार राज्य। 13वां केस देखो दोस्तों पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य 1954 का केस है। 14वां केस आया इस पे अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य 1972 का केस है दोस्तों। उसके बाद 15वां केस आया श्री क्रांतिया बनाम बम्बई राज्य 1955। ठीक है दोस्तों, तो धारा 34 जो है सेक्शन 34, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। इसे आपको समझने के लिए आपको 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कॉपी पेन लेकर बैठे, हर एक केस को नोट करें। ठीक है, उस केस को आप एक बार यहाँ समझें, बुक में पढ़ें, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धारा 35 में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, मिलते हैं 16वां लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।